हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। फ्रेंड्स, आप जब बीपीओ बन के जाओगे, ग्राम पंचायत अधिकारी बन के जाओगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी क्या भूमिका होगी? आप कैसे विकास कर सकते हो और कैसे वहाँ पे सुधार कर सकते हो? एक आदर्श गांव बनाने में आपकी क्या भूमिका होगी? तो फ्रेंड्स, आज हम सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको ना वीडियो में ही सब सारे क्वेश्चन तैयार करा दिए जाएँ और यहाँ से क्वेश्चन बाहर ना जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो मैंने उसको लिया नहीं, टफ क्वेश्चन को तो मैंने जानबूझ के लिया है, ठीक है। और जो डिटेल में उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जितनी हो सकी है वो क्वेश्चन मैंने सारे उठाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जिससे आपको ना पूरा का पूरा वीडियो में ही सारा कुछ तैयार हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में ज़रूर लाभ मिलेगा और क्वेश्चन यहीं से आने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आप पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को लपेटने की कोशिश नहीं की है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो पूरी थ्योरी आपकी रिवीजन हो जाएगी। पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन। ग्राम सभा की बैठक की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास कौन भेजता है? फ्रेंड्स, जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास कौन भेजता है? ये रिपोर्ट भेजता है ग्राम पंचायत अधिकारी। कौन भेजता है फ्रेंड्स? ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम सभा की बैठकों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास ग्राम पंचायत अधिकारी भेजता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित सदस्यों का लेखा जोखा कौन रखता है? मतलब ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित जितने भी उपस्थित सदस्य होते हैं उनका लेखा जोखा कौन रखता है? वो रखता है फ्रेंड्स ग्राम पंचायत अधिकारी। कौन रखता है? ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित सदस्यों का लेखा जोखा ग्राम पंचायत अधिकारी रखता है। नेक्स्ट, ग्राम सभा की पूर्व में हुई बैठकों में प्रस्तुत संकल्पों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? जो ग्राम सभा की पहली बैठक हुई थी उनमें जो संकल्प थे वो उनकी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये फ्रेंड्स करता है ग्राम पंचायत अधिकारी। कौन करता है? ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम सभा की पूर्व में हुई बैठकों में प्रस्तुत संकल्पों पर हुई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट ग्राम पंचायत अधिकारी प्रस्तुत करता है। ग्राम पंचायत अधिकारी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, सरपंच से विचार विमर्श के उपरांत, सरपंच से मतलब प्रधान से विचार विमर्श के उपरांत ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप कौन देता है? मतलब जो ग्राम सभा का एजेंडा बनाया जाता है उसका अंतिम रूप कौन देता है? तो ये देता है फ्रेंड्स पंचायत सेक्रेटरी, जो आप बनोगे ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है फ्रेंड्स। सरपंच से विचार विमर्श के उपरांत ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप पंचायत सेक्रेटरी देता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रावधान है। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसमें क्या प्रावधान किया गया फ्रेंड्स? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक सांसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा। याद रखना फ्रेंड्स, एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा। इसमें ये बात कही कि एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा, ठीक है फ्रेंड्स, एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा तथा उसकी सामाजिक आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे सहित समग्र प्रगति का मार्गदर्शन करता है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में महत्वपूर्ण घटक है। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा महत्वपूर्ण घटक है जिससे ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत बन सके? नेतृत्व का गुण होना चाहिए फ्रेंड्स। किसका? नेतृत्व का गुण होना चाहिए। स्थानीय समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, मतलब वहाँ के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल होना चाहिए, जो सरकार की योजनाएं उनके बीच सही से तालमेल हो। ये सारे प्रावधान सही है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे प्रावधान सही हैं। एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में नेतृत्व गुण होना चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए, स्थानीय समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल होना चाहिए, निजी क्षेत्र का सहयोग आदि महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इन सब की भागीदारी से ही एक आदर्श ग्राम पंचायत बनती है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? मतलब जो सांसद आदर्श ग्राम योजना थी उसका प्रेरणा स्रोत किसको माना जाता है? तो महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना थी। महात्मा गांधी का सपना था जो ग्रामीण का विकास हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसी को सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना है, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रामीण विकास की संकल्पना है जिसमें
सूरज में बदलने की कल्पना की गई। जो स्वराज्य है उसको किसमें, सूरज में बदलने की कल्पना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इनमें आपकी थ्योरी ही आपके काम आएगी। यहाँ पे रटत विद्या नहीं चलेगी, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और क्वेश्चन बहुत ईजी है और आपके आराम से समझ में आ जाएंगे और पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट भी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों की वार्षिक बजट तैयार करने का दायित्व किसका है? जो ग्राम पंचायतों का जो वार्षिक बजट होता है उसको तैयार करने का दायित्व किसका होता है? तो ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है, जो आप बनोगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो आप बनोगे यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी, आपका कार्य क्या होगा? वार्षिक बजट तैयार करने का दायित्व आपका ही होगा। ग्राम पंचायतों का वार्षिक बजट तैयार करने का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के कर्मचारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? जो ग्राम पंचायत के कर्मचारी होते हैं ना, वो किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? ये ग्राम पंचायत अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत अधिकारी के नियंत्रण में ये कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में युवक मंगल दल एवं सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने का कार्य किसका है? जो ग्राम सभा में जैसे युवक मंगल दल होते हैं, कुछ सुरक्षा समितियां होती हैं, ठीक है, तो इनके गठन में सहयोग देने का कार्य किसका होता है? बताइए फ्रेंड्स, इसका इनमें भी सहयोग देने का कार्य होता है ग्राम पंचायत अधिकारी का। किसका होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी का फ्रेंड्स। ठीक है, ग्राम सभा में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों में सहयोग देने का कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ग्राम सभा में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने का कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है। ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। जो संयुक्त प्रांत पंचायती अधिनियम है ये कब आया था? बताइए फ्रेंड्स, संयुक्त पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? आपको इसमें दिसंबर 1947 याद रखना है। आपको इसमें ना पूरा नाम याद रखना है, ये नहीं कि आप 1947 याद करते हो, फंस जाओगे आप फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि दिसंबर 1947 कितनी याद रखनी है? दिसंबर 1947। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त पंचायत राज अधिनियम दिसंबर 1947 में पारित हुआ था। इस अधिनियम पर गवर्नर जनरल ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो इसकी भी डेट याद रखना, 7 दिसंबर। इसकी भी डेट याद रखना फ्रेंड्स, 7 दिसंबर। भाई यूपी गवर्नमेंट गजट में 27 दिसंबर 1947 को प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि आप यूपी का पेपर दे रहे हो तो ये जरूरी है। कब प्रकाशित हुआ था? तो 27 दिसंबर को। अब एक नज़र फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम दिसंबर 1947 में आया था। कब आया था? दिसंबर 1947 में। इस पे गवर्नर ने हस्ताक्षर किए थे 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को। वहीं यूपी में जो गजट में प्रकाशित हुआ था वो 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना फ्रेंड्स, ये डेट जरूर याद रखना, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ग्राम सभा की बैठक प्रतिवर्ष होती है। मतलब जो ग्राम सभा की बैठक होती है वो प्रतिवर्ष होती है। वो होती है खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद और रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। जैसे खरीफ की फसल कट जाती उसके बाद एक बैठक होती है, फिर रबी की फसल कट जाती उसके बाद एक बैठक होती है। ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठकें होती है, बट कम से कम 2 ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है। पहली होगी जो फ्रेंड्स, एक होगी खरीफ की फसल कटने के बाद, और उसके जब दूसरी होगी फ्रेंड्स रबी की फसल कटने के बाद। आपको याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ग्राम प्रधान कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर, ग्राम प्रधान कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक बुला सकता है? तो कम से कम 1/5 सदस्य होने चाहिए फ्रेंड्स। कितने होने चाहिए? 1/5 सदस्य होने चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, 1/5 सदस्य होने चाहिए। ग्राम प्रधान नियत अधिकारी या कुल सदस्यों के 1/5 भाग की मांग पर 30 दिन के भीतर विशेष बैठक बुला सकता है। कौन सी बैठक बुला सकता है? विशेष बैठक। और कितने दिन के भीतर फ्रेंड्स? 30 दिन के भीतर। ये भी याद रखना, 30 दिन के भीतर। और 1/5 सदस्य नियत प्रद अधिकारी। ठीक है, नियत प्रद अधिकारी या कुल सदस्य। देखो फ्रेंड्स, अगर नियत प्रद अधिकारी कहता है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाए तो प्रधान बुलाएगा, और अगर कुल सदस्य के 1/5 भाग की मांग पर 30 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते आगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्राम सभा द्वारा किन
कृत्यों का संपादन किया जाता है। जो ग्राम सभा होती है ना, इसके द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है फ्रेंड्स? देखिए, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम अंशदान जुटाना। क्या जुटाना? सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं अंशदान जुटाना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम व अंशदान जुटाना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हित अधिकारी की पहचान करना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता आदि सभी ग्राम सभा के कृत्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक न्याय पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? मतलब कम से कम कितने हो सकते हैं और अधिक से अधिक भी बूझा जा सकता है फ्रेंड्स। कितने? अधिक से अधिक भी बूझा सकता है। तो कम से कम बूझे तो 10 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 10 होते हैं। और वहीं अगर अधिक से अधिक बूझे तो होते 25। कितने होते हैं? 25। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, न्याय पंचायत में कम से कम 10 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक 25 सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रामीण मेलों, हाटों आदि पर शुल्क लगाया जाता है। जो ग्रामीण मेले होते हैं और हाट होते हैं, उन पे शुल्क कौन लगाता है फ्रेंड्स? बताइए। तो ग्राम सभा लगाती है। कौन लगाती है? ग्राम सभा लगाती है। ग्रामीण मेलों, हाटों आदि पर ग्राम सभा द्वारा शुल्क लगाया जाता है। इन शुल्कों का एकत्रीकरण पंचायत सेक्रेटरी करता है। इसको फ्रेंड्स याद रखना है, इनका एकत्रीकरण कौन करता है? तो जो आप करोगे जाके, कौन करेगा? आप बनोगे वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रामीण मेलों, हाटों पर शुल्क लगाने का कार्य ग्राम सभा का है और उनको एकत्र करने का कार्य पंचायत सेक्रेटरी का है। आई मीन आप जो बनोगे ना फ्रेंड्स, आपका कार्य है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भूमि प्रबंधन समिति का कार्य क्या है? भूमि प्रबंधन समिति के कार्य बताइए फ्रेंड्स। भूमि प्रबंधन समिति वन तथा वृक्षों का परीक्षण करती है, अनुच्छेद करती है, अनुरक्षण तथा विकास करती है। ठीक है फ्रेंड्स, हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबंध करती है, तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास करती है। ये सभी उसके कार्य हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर, भूमि प्रबंधन समिति के मुख्य कार्यों में वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास, हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबंध, तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास, जोत चकबंदी में सहायक आदि सम्मिलित हैं। यही भूमि प्रबंधन समिति के कार्य हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भूमि प्रबंधन समिति के कार्य नहीं है, मतलब जो भूमि प्रबंधन समिति कार्य नहीं कर सकती है। देखिए फ्रेंड्स, भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध करना बिल्कुल करेगी ये। वन तथा वृक्षों का विकास अभी ऊपर बताया तो ये भी करेगी फ्रेंड्स। ठीक है, आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास करना ये भी करेगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये तीनों करेगी फ्रेंड्स। ग्राम संपत्ति का अंतरण इसका कार्य नहीं है फ्रेंड्स। ये संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती। ग्राम संपत्ति का अंतरण इसका कार्य नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया। मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय से संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स, मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको लगेगा अंत्योदय मतलब ये कहीं ना कहीं खाद्यान्न से रिलेटेड है, तो आप कृषि एवं खाद्य मंत्रालय लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको लगाना है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मिशन अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती जो 2 अक्टूबर 2019 तक मौजूदा योजनाओं के तहत 1 करोड़ परिवारों और 50,000 ग्राम पंचायतों के जीवन में सुधार करना है। कितने? 50,000। ये आपको थोड़ा ध्यान देना, 50,000। ठीक है फ्रेंड्स, मिशन अंत्योदय के तहत चुने गए ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय मिशन अंत्योदय के तहत लक्ष्य हासिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय से संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बताइए फ्रेंड्स, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुई थी फ्रेंड्स? 2 अक्टूबर 1952 को। आपको ये डेट याद रखनी है, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1952 को। कितने विकास खंडों में? 55 विकास खंडों में। ये भी याद रखना है आपको। कितने विकास खंडों में? 55 विकास खंडों में। ठीक है, ग्रामीण में आत्मविश्वास को बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, ये इसके कार्यक्रम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन 1 महीने में कितनी बार किया जाता है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य होता है फ्रेंड्स, पोषण दिवस, इसका आयोजन
महीने में कितनी बार किया था, तो आपको पूछा एक महीने में, तो आप बताना एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, एक महीने में एक बार। एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा के संयुक्त प्रयास से नियत दिवस बुधवार या शनिवार को होता है। आपको याद रखना है ये कब होता है, बुधवार एवं शनिवार को, और एक बार होता है ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लाभार्थी कौन है। जो ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस होता है वो उसका लाभ किन किन को मिलता है, तो गर्भवती महिलाओं को मिलता है। किन को मिलता है, गर्भवती महिलाओं को मिलता है, धात्री माताओं को मिलता है। धात्री माताएं कौन सी होती हैं, जो शिशुओं को स्तनपान कराती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बच्चे 0 से 5 वर्ष तक के इनको मिलता है। किशोरी बालिकाओं को मिलता है। अभी किशोरी बालिकाएं होती हैं, कितनी होती है फ्रेंड्स, 10 से 19 तक। कितनी होती है, 10 से 19 तक की जो होती है वो किशोरी बालिकाएं होती हैं, 10 से 19 वर्ष। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बार फिर बताता हूँ आपको, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लाभार्थी कौन कौन से हैं। गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं, बच्चे हैं जो 0 से 5 वर्ष के हैं, किशोरी बालिकाएं हैं जो 10 से 19 वर्ष तक की है, वही हैं ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लाभार्थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। पंचायत से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल ऐप जारी किया गया। मतलब जो पंचायत के कार्य हैं उनकी निगरानी के लिए एक डिजिटल ऐप जारी किया गया, वो फ्रेंड्स आप बताइए। उसका नाम है ई ग्राम स्वराज। क्या फ्रेंड्स नाम है, ई ग्राम स्वराज। तो पंचायतों से संबंधित सभी कार्यों की स्थिति को जांचने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल विकसित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मतलब कम सरकार और अधिकतम शासन। कहने के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विजन किस मंत्रालय का है, बताइए फ्रेंड्स, किस मंत्रालय का है। यह है पंचायती राज मंत्रालय का। किसका है, पंचायती राज मंत्रालय का। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विजन पंचायती राज मंत्रालय का है। इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण, कोई पीछे ना छूटे, इस विषय से, ठीक है ना, लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। तो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पंचायती राज मंत्रालय के ये विजन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री के विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर पर कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर है। मतलब जमीनी स्तर पर ऐसी कौन सी योजना है जो सर्वाधिक कारगर साबित हुई है, तो वो फ्रेंड्स है आत्मनिर्भर गांव योजना। कौन सी है, आत्मनिर्भर गांव योजना। कहीं पे फ्रेंड्स आप ये मत लगा देना स्वयं सहायता योजना, ये गलत हो जाएगा आपका। तो एक बार फिर पढ़ता हूँ, प्रधानमंत्री के विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित हुई है, तो आपको आंसर देना है आत्मनिर्भर गांव योजना। आत्मनिर्भर गांव योजना। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते आगे। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, बताइए फ्रेंड्स। ये कार्य राज्य सरकार द्वारा संपन्न किया जाता है। अब देखना क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि कार्य जो वो किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है, तो आपको आंसर देना है ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पे जो कानून जो है फ्रेंड्स, इस पे कानून दोनों बना सकते हैं, मगर ये कार्य जो संपन्न करता है वो राज्य सरकार करती है। कार्य जो संपन्न करता है वो राज्य सरकार करती है। बस आपको यही याद रखना डिफरेंस। ठीक है, अगर सूची बूझी जाए तो समवर्ती आंसर देना है, और ये पूछा जाए कि इस पे कार्य कौन करता है, तो आपको आंसर राज्य सरकार देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते आगे। प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें आयोजित कराना सरपंच का दायित्व है। वो अभी मैंने बताया था आपको, कितना बताया था, 2 बैठकें। कितनी बैठकें, 2 बैठकें प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रधान का दायित्व है 2 बैठकें होनी चाहिए। प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें आयोजित कराना सरपंच का दायित्व है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के अंदर कराना अनिवार्य है। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के अंदर कराना अनिवार्य है, बताइए फ्रेंड्स। 21 दिनों के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, 21 दिनों के अंदर भारत में मृत्यु के 21 दिनों के अंदर मृत्यु पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया
तो उसे जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 21 दिन याद रखना है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया था? बताइए फ्रेंड्स। ब्रिटिश भारत में अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है फ्रेंड्स 1886 सॉरी, आपको आंसर देना है 1886। ठीक है फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी, तो 1886 19वीं शताब्दी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1886 में आया था, 1886 में आया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पेश किया गया था? अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, जब पूछा जाए लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था, लोकसभा में कब पेश किया गया, तो आपको आंसर देना 26 जुलाई। कितना आंसर देना? 26 जुलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 26 जुलाई 2023 भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है फ्रेंड्स। ठीक है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। आपको फ्रेंड्स याद रखना है नित्यानंद राय जी का नाम, क्योंकि गृह मंत्री तो सभी जानते हैं अमित शाह है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तो आपको आंसर देना है नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश किया था। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना याद रखना है। अब बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब लाया गया? अब फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स बताने आपको 1976 में। कब लाया गया? 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1976 में लाया गया। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1976 में लाया गया, 1976 में लाया गया। और संपूर्ण प्रदेश में कब लागू हुआ? तो आपको आंसर देना है 8 जनवरी 1977, 8 जनवरी 1977। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम स्तर पर फ्रेंड्स, अब आपको आंसर देना है ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको आंसर देना है फ्रेंड्स ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। और ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो उसका क्षेत्र है उसी में अपना कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाता है, वो भी अपने क्षेत्राधिकार में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, पंचायतों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही योजना कब लागू की गई? पंचायतों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना कब लागू किया गया? बताइए फ्रेंड्स। 2005-6 में, 2005-6 याद रखो, कितना याद रखना आपको? 5-6। ठीक है, पंचायतों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना वित्तीय वर्ष 2005-2006 में शुरू किया गया था। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत करके प्रोत्साहित किया 2005 और 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत आधारित क्या है ये? यह है जलवायु शमन, क्लाइमेट अडाप्टेशन, जलवायु अनुकूलन और क्लाइमेट मिटिगेशन। फ्रेंड्स, क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत आधारित क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत जलवायु शमन और जलवायु अनुकूल पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, जलवायु अनुकूल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों स्वयं को प्रकृति आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, जल संकट आदि से बचाव के लिए तैयार करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं क्लाइमेट अडॉप्टेशन के तहत ग्राम पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल बनाने पर जोर दिया जाता है। स्मार्ट विलेज के कितने चरण हैं? मतलब स्मार्ट विलेज के कितने चरण हैं जिससे स्मार्ट विलेज बन जाए? बताइए फ्रेंड्स। तो स्मार्ट विलेज के 3 चरण हैं। कितने फ्रेंड्स चरण हैं? 3 चरण हैं। तो आपको याद रखना है स्मार्ट विलेज के 3 चरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्मार्ट विलेज के 3 चरण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट विलेज का पहला चरण क्या? अब आपको एक 1 बाय 1 पहले चरण में आपको याद रखना है जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य। मतलब हम पहले शुरुआत करेंगे जल से, स्वच्छता से, ऊर्जा से, शिक्षा से और स्वास्थ्य से। अगर ये चीज़ होगी तो हमारा पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखने क्या है इसमें। स्मार्ट विलेज के चरण 1 से संबंधित विषय निम्न हैं, जैसे समुदाय के साथ संपर्क कर उन्हें संवाद करना। ठीक है फ्रेंड्स,
इसको आपको याद नहीं करना, थोड़ा समझना है। जैसे स्वच्छता एवं पेयजल, जब बात शुरुआत की हो, मतलब जब बात हमारी बेसिक चीज़ों की हो, तो आप समझ जाना चरण नंबर 1 में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे स्वच्छता एवं पेयजल, ई लाइब्रेरी, ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर जिसे CSC बोलते हैं, ठीक है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेली मेडिसिन सुविधा, ये हमारे क्या, ये शुरुआती चरण में आते हैं, तो इसको हमने चरण 1 में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना। अब चरण नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, चरण नंबर 2 क्या कहता है। चरण 2 से संबंधित विषय बताइए। वहाँ पे हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो गई थी। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, उद्योग की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे, उद्योग की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको अब यहाँ से ना इंडस्ट्रियल एरिया से हर चीज़ को रिलेट करना है, तो आपको चरण 2 याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये टफ नहीं है, बस आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे उद्योग में क्या आता है, फूड प्रोसेसिंग, क्या आता है, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है फ्रेंड्स, है ना, एनर्जी माइक्रोग्रिड, मिल्क प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, फ्लोरोकल्चर एंड सेरीकल्चर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो फ्रेंड्स, आपने देखे यहाँ पे सारा काम उद्योग से संबंधित है, तो दूसरा चरण उद्योग से संबंधित है। अब देखते हैं तीसरा चरण। अब तीसरा चरण किससे संबंधित, तीसरा चरण संबंधित है उद्यमशीलता से, मतलब उद्यमशीलता तो होनी चाहिए ना। अब देखते हैं उद्यमशीलता में क्या क्या आता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या आता है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसको उद्यमशीलता से आपको हर शब्द को रिलेट करना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट, है ना, पौधरोपण एवं वाटर शेड मैनेजमेंट, सामुदायिक भवन एवं एजुकेशनल वीडियो स्क्रीनिंग, ठीक है, ग्राम दिवस का आयोजन। तो ये सब फ्रेंड्स किस में आएंगे, उद्यमशीलता में। तो आपने देखे पहले चरण में बेसिक जरूरतें थी, दूसरे चरण में उद्योग थे, तीसरे चरण में उद्यमशीलता थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर मैं बताता हूँ। पहले चरण में जिसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य पेयजल पे बात की गई, वही दूसरे चरण में उद्योग पे बात की, वही तीसरे चरण में उद्यमशीलता की बात करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चरण याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायतों में सुशासन, जैसे बोलते हैं गुड गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने सिद्धांतों को लागू किया गया, तो आपको याद रखने 5 कितने, 5 फिंगर याद रखो अपने, 5 ठीक है। जो 5 में क्या आता है, ये टी आपको याद रखने हैं। T1 में क्या आता है, T2 में क्या आता है, T3 में क्या आता है, इस तरह सारे याद रखने। जैसे T1 में क्या आएगा, टीम वर्क। सबसे पहले आप क्या करोगे, टीम वर्क यानी टीम बनाओगे। दूसरा क्या करोगे, टेक्नोलॉजी लाओगे। ये फ्रेंड्स ना आपको याद करने हैं। दूसरे में क्या करोगे, आप टेक्नोलॉजी लाओगे। तीसरे में क्या करोगे, टेक्नोलॉजी आएगी, फिर आप टाइम लिमिट लगाओगे। क्या लगाओगे, टाइम लिमिट लगाओगे। और फिर उसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अब आपको मैं एक बार फिर बताता हूँ। गुड गवर्नेंस के लिए 5T चाहिए, जिसमें T1 में बात की है टीम वर्क की, वहीं T2 में बात की है टेक्नोलॉजी की, भाई T3 में बात की है टाइम लिमिट की, भाई T4 में बात की है ट्रांसपेरेंसी की, भाई T5 में बात की गई फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन की, भाई T5 में बात की गई है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आपको ये 5T याद रखने फ्रेंड्स, ये 5T याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। ये फ्रेंड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद करने हैं और ये पेपर में डायरेक्ट टपकने हैं, ये डायरेक्ट आएंगे आपके पेपर में। स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए कितने स्तंभों का प्रयोग किया जाता, वहाँ पे कितने चरण थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने 3 चरण आपको बताए थे, तो आपको पता होगा बेसिक जरूरत है, उद्योग और उद्यमशीलता। अब इधर आ जाओ, स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए कितने स्तंभों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको फिर याद रखना 5 स्तंभ। कितने, 5 स्तंभ। जैसे आपने अभी पढ़े थे 5T, वैसे आपको 5 स्तंभ पढ़ने हैं। जैसे नंबर 1 ग्राम पंचायत अधिकारी बनोगे तो आप क्या देखोगे, जैसे खाद एवं कृषि, क्या देखोगे, खाद एवं कृषि। फिर दूसरे नंबर पर क्या देखोगे, फिर क्या करोगे आप, डिजिटल सैटेलाइट और फाइबर। फिर ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी। फिर चौथे में क्या देखोगे फ्रेंड, सामाजिक समावेशन, क्या होना चाहिए, सामाजिक समावेशन। और 5वें नंबर पर क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था, क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था। ये फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं 5 स्तंभ। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, खाद एवं कृषि, डिजिटल सैटेलाइट, फाइबर, ग्रीन मोबिलिटी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी, सामाजिक समावेशन और अर्थव्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक समावेशन और अर्थव्यवस्था। अब बढ़ते आगे।
देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? उन गांवों को एकीकृत विकास जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है, जिनमें अनुसूचित जनजाति की संख्या 50% से अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य उन गाँवों को एकीकृत एवं विकास करना है जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50% से अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की घोषणा कब की गई थी? आपको इसकी डेट बतानी है, ठीक है फ्रेंड्स। 6 जुलाई 2009। कितनी याद रखनी है? 6 जुलाई 2009 आपको याद रखनी है, 6 जुलाई 2009 याद रखनी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रायोगिक चरण में कितने गाँव को चुना गया? मतलब शुरुआती चरण में कितने गाँव को शामिल किया गया था? तो फ्रेंड बताइए फ्रेंड्स। शुरुआती चरण में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रायोगिक चरण में 1000 गाँव को शामिल किया गया। कितने? 1000 गाँव को शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। मॉडल ग्राम पंचायत के सृजन का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे देश में कितने मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर के सृजन पर एक परियोजना को मंजूरी दी है? बताइए फ्रेंड्स, कितने क्लस्टर? आपको याद रखने 250 क्लस्टर। कितने? 250 क्लस्टर। कितने? 250 क्लस्टर। मॉडल ग्राम पंचायतों के सृजन का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे देश में 250 मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर के सृजन पर एक परियोजना को मंजूरी दी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, शुभारंभ कब किया गया? फरवरी 2020 में। एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी है, 17 फरवरी 2020 को ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया था, 17 फरवरी 2020 को। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम। आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। आत्मनिर्भर पंचायतों पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। बताइए फ्रेंड्स, ये किया गया दिसंबर 2021 में। कब किया गया? दिसंबर 2021 में। आपको रखना याद है 20 दिसंबर 2021 को। 20 दिसंबर 2021 को। तो आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 20 दिसंबर 2021 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की? पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा की गई थी। बताइए फ्रेंड्स, कब की गई थी? अप्रैल 2017 में। तो आपको डेट भी याद रखनी है, 24 अप्रैल 2017 को। 24 अप्रैल 2017 को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा 24 अप्रैल 2017 को की गई। अब बढ़ते फ्रेंड्स आगे। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए पहली बार अनुमोदित बजट में वित्त का आयोजन वर्ष 2018-19 में किया गया था। वर्ष 2018-19 में किया गया था। फ्रेंड्स, अगर जैसे इसमें ना कोई पंचायत पुरस्कार मिलता है तो प्रथम श्रेणी में कितना पुरस्कार मिलता है? तो उसको 8 लाख रुपए मिलते हैं। जो पहले स्थान पे आता है उसको 8 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इन्हीं की वजह से आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिफारिश की थी पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति के लिए। तो आप बनोगे सचिव। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है गिरधारी लाल व्यास समिति ने ये राजस्थान की थी। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में पंचायतों के लिए ग्राम सेवक और सचिव की नियुक्ति के लिए किए जाने का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में सहायक सचिव के पद का भी प्रावधान किया गया, जो 2005 के पश्चात नरेगा से संबंधित कार्यों की निगरानी के लिए सृजित किया जाता है। जो पंचायत सहायक होता है ना, वो क्या करता है? जो नरेगा से संबंधित कार्य होता है उसकी निगरानी के लिए रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो ग्राम, और ये भी याद रखना है, ठीक है, इसकी सन भी याद रखनी है फ्रेंड्स, आपको इसकी सन भी याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गिरधारी लाल व्यास समिति कब आई थी? आपको याद रखना है 1973 में। ये किससे संबंधित है? ग्राम सेवक और पंचायत सचिव की नियुक्ति से। ठीक है, और ये कहाँ की थी? राजस्थान
पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु लाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने राज्यों में लागू किया गया? जो स्वामित्व योजना है फ्रेंड्स, वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने राज्यों में लागू किया गया? आपको याद रखने 6 राज्य। कितने फ्रेंड्स? 6 राज्यों में। ठीक है, अब ये स्वामित्व योजना आई कब थी? अगर आपने मेरा योजनाओं का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको योजनाएं बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। आपको योजनाएं एक ही वीडियो में याद हो जाएंगी फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देखिएगा फ्रेंड्स। योजनाओं को मैंने बहुत आराम से और आपको याद कराने की कोशिश की है। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की घोषणा की गई। ठीक है, आपको ये डेट याद रखनी है। ठीक है, आप 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनाने पे जोर दिया गया। अच्छा, वो फ्रेंड्स 6 राज्य कौन से हैं जिसमें अपना उत्तर प्रदेश आता है? ठीक है फ्रेंड्स, अपना उत्तर प्रदेश आता है, और दूसरा हरियाणा आता है फ्रेंड्स। कौन आता है? हरियाणा आता है। फिर कर्नाटक आता है फ्रेंड्स, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर उत्तराखंड आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आते हैं फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ 6 राज्य: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण व्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था? बताइए फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था। ये बताया था हिंद स्वराज में। किसमें फ्रेंड्स? हिंद स्वराज में। आपको याद रखनी है हिंद स्वराज। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारी योजना हमारा विकास, मतलब हमारी योजना है और हमारा ही विकास का संबंध किससे है? बताइए फ्रेंड्स, पंचायतों के विकास से। पंचायतों के विकास से। आपको याद रखना है हमारी योजना हमारा विकास पंचायतों के विकास से है। ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना, हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को पूरे प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया। पूरे प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स बताइए, आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए? एक आदर्श ग्राम को बनाने के लिए उसमें कितनी आबादी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, मैदानी क्षेत्र में 3000 से लेके 5000 के बीच में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3000 से लेके 5000 के बीच में होनी चाहिए मैदानी क्षेत्र में। वहीं पर्वतीय और जनजातीय व दुर्गम इलाकों में 1000 से लेके 3000 तक होनी चाहिए। कितनी? 1000 से लेके 3000 तक होनी चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आदर्श ग्राम बनाना है तो उसके लिए मैदानी क्षेत्र में 3000 से 5000 तक आबादी होनी चाहिए। वहीं पर्वतीय, जनजातीय व दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 की आबादी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक सांसद सदस्य द्वारा वर्ष 2019 तक कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने के लक्ष्य रखा गया? बताइए फ्रेंड्स, 2019 तक। जब 2019 की बात करें तो 3 गांवों को, कितने? 3 गांवों को प्रत्येक सांसद द्वारा मार्च 2019 तक 3 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया। देखिए फ्रेंड्स, जब बात हो मार्च 2019 की, तब फ्रेंड्स 3 गांव। कितने फ्रेंड्स? 3 गांव। ठीक है फ्रेंड्स, और जब बात हो 2016 की, तो एक आदर्श ग्राम बनाने का काम पूरा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं पे बात हो जब 2024 की, तब वहाँ पे फ्रेंड्स 5 गांव। कितने गांव? 5 गांव। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक बार बताता हूँ। जब 2016 में बात की जाए तो एक आदर्श ग्राम बनाने की बात की गई थी। वहीं मार्च 2019 में बात की जाए तो 3 आदर्श गांव बनाने की बात की गई। वहीं जब 2024 में अगर आपसे पूछा जाए तो 5 आदर्श गांव बनाने की बात की गई। ठीक है फ्रेंड्स, 16-1, 19-3 और 24-5। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में पहली बार किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान करेगी? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को केंद्रीय घटक है। बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज का अभियान का केंद्रीय घटक क्या है? तो पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू कराना, ये दोनों
ये दोनों केंद्रीय घटक है। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना, थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे केंद्रीय घटक की बात की गई। जब आपसे केंद्रीय घटक की बात की जाए तो पंचायतों को प्रोत्साहन देने की बात है और ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू कराने की बात है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं राज्य घटक में क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राज्य घटक की बात की गई। यहाँ पे राज्य घटक की बात की। राज्य घटक में क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का राज्य घटक बताइए फ्रेंड्स। तो क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियाँ, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियाँ। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन क्या है? पंचायतों को प्रोत्साहन देना। बस गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। पंचायतों को प्रोत्साहन देना केंद्रीय घटक है। पंचायतों को प्रोत्साहन देना केंद्रीय घटक है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियाँ ये राज्य घटक है। तो इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा फ्रेंड्स। किसका आंसर आपका पहला हो जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां राज्य घटक के अंतर्गत आती हैं, वहीं जबकि पंचायतों को प्रोत्साहन देना केंद्रीय घटक के अंतर्गत आता है। वहीं पंचायतों को प्रोत्साहन देना केंद्रीय घटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी? गाँव में गरीबी से मुक्ति, ये तो सबसे पहले आएगी। बच्चों के अनुकूल गांव, बिल्कुल होने चाहिए बच्चों के अनुकूल गांव, ठीक है फ्रेंड्स। जल पर्याप्त गांव, जिसमें जल की कोई कमी ना हो, ये भी सही है। शहरों में भी गरीबी से मुक्ति। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गांव की बात की जाएगी, यहाँ पे शहर की बात नहीं की जा रही है, तो इसलिए ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शहरों की बात नहीं की जाएगी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, बताइए फ्रेंड्स। स्वस्थ गांव होने चाहिए, है ना। गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा होना चाहिए। सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव होना चाहिए, है ना। सुशासन वाला गांव होना चाहिए। स्कूलों में मिड डे मील, ये तो फ्रेंड्स ये नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। स्कूलों में मिड डे मील ये नहीं आएगा फ्रेंड्स। स्कूलों में मिड डे मील ये प्राथमिकता के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना के प्रयोगी चरण में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया था? हमने आपको बताए थे 6 राज्य शामिल किए गए। कितने फ्रेंड्स? 6 राज्य। तो उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं किया गया था? तो उसमें फ्रेंड्स बिहार की बात नहीं थी। उसमें फ्रेंड्स बिहार की बात नहीं थी। तो कौन कौन से फ्रेंड्स उसमें थे? देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश था फ्रेंड्स, ठीक है। हरियाणा ये भी था फ्रेंड्स। कर्नाटक ये भी था। मध्य प्रदेश ये भी है। उत्तराखंड ये भी है। महाराष्ट्र ये भी है। आपको याद रखना। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको याद कराता हूँ। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी उत्तराखंड आप याद कर लो। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी उत्तराखंड याद कर लो। और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है हरियाणा की, उसको भी याद कर लो। और देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक और महाराष्ट्र को एक तरफ याद कर लो। कर्नाटक महाराष्ट्र को एक तरफ याद कर लो। और मध्य प्रदेश सबके दिल में रहता है, तो बीच में मध्य प्रदेश, इसको याद कर लो। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बीच में मध्य प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। स्वामित्व योजना, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी याद रखना, स्वामित्व योजना कब आई थी? मैंने आपको बताई थी 2020 में। जब आप स्वामित्व आपके पास कब होगा? जब आप 20 साल के हो जाओगे, तो स्वामित्व योजना 2020 में, ये भी याद रखना। स्वामित्व योजना किन किन विभागों की सहायता से चलाई जा रही है? तो आपको बताना है पंचायती राज विभाग द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, राज्य राजस्व विभाग द्वारा। ये तीनों विभागों द्वारा स्वामित्व योजना को चलाया जा रहा है। स्वामित्व योजना राज्यों के पंचायती राज विभाग, ठीक है, पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य राजस्व विभाग संयोग से चलाई जा रही है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु कितने लक्ष्यों को समाहित किया गया? बताइए फ्रेंड्स, सतत विकास लक्ष्यों के लिए। तो आपको याद रखने 17 लक्ष्य। कितने याद रखने? 17 लक्ष्य। ये 17 लक्ष्य समाहित करते हुए 9 विषय क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। कितने विषय? 9 विषय क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। ये 9 विषय भी याद रखना। इसमें अगर बूझ लिया जाए, लक्ष्य तो 17 है, अगर विषय बूझा जाए तो आप 9 बताना। नीचे फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर, पंचायतों में विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों को किन समूह में वर्गीकृत किया गया? तो ये अब देखिए फ्रेंड्स 3 समूह में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 समूह। तो एक बार फिर मैं
एक बार फिर देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायत सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु कितने लक्ष्यों को समाहित किया गया? तो आपको लक्ष्य बताने 17, लक्ष्य बताने 17। अगर आपसे विषय पूछे जाए तो आप बताना 9। कितने विषय? 9 विषय। वहीं आपको अगर समूह पूछे जाए तो बताना 3। कौन कौन से समूह हैं? सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अंगूठा चिन्ह लगाने से इनकार किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति इनकार करता है तो अधिनियम की किस धारा में दंड या जुर्माने का प्रावधान है? अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन या अपना निवास स्थान लिखने या अंगूठा चिन्ह लगाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कौन सी धारा है? तो फ्रेंड्स धारा में 13 में। कहते भाई तेरा क्या होगा अगर तू नहीं करेगा? नहीं कर सकता है, तो 13, धारा 13 में। अधिनियम की धारा 13 के द्वारा यदि कोई व्यक्ति अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने, अंगुष्ठ चिन्ह लगाने से इनकार करता है तो उस पर 50 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। कितना? 50 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया? अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया? बताइए फ्रेंड्स। तो धारा नंबर 16, धारा नंबर 16 में वर्णन किया गया फ्रेंड्स। कितने में? धारा 16 में। ठीक है फ्रेंड्स, धारा 16 में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति द्वारा जन्म एवं मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद दिया जाता है तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, धारा 13 में। कहते नहीं है अब तो भाई समय निकल गया, अब 13 क्या होगा? तो यानी ऐसे बोलते हैं 13 क्या होगा, अब तो समय निकल गया। तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा घटना के घटित होने के बाद घटना संबंधित सूचना निर्धारित अवधि के बाद दिया जाता है तो उस घटना का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत धारा 13 और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली नियम संख्या 9 के अधीन विलंबित रजिस्ट्रीकरण के प्रावधानों द्वारा संचालित की जाती है। तो अगर संख्या पूछी जाए, नियम नंबर पूछा जाए तो नियम नंबर 9 और धारा 13। ठीक है फ्रेंड्स, धारा 13 नियम नंबर 9। अब बढ़ते हैं आगे। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है? अगर कोई गलती होगी तो रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है। धारा 21 के तहत। कितना? धारा 21 के तहत। ठीक है फ्रेंड, ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य किसका होता है? ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य किसका होता है? तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है। जो आप बनोगे ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है। ठीक है फ्रेंड्स।